केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2019 का ये सेट पेपर है, पर्यावरण अध्ययन। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए, वृत्तांत के द्वारा, कहानियों के द्वारा, किसी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ये इसके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है कि बी है कि सी है कि डी। इनमें से आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें होगा केवल ए और बी। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में वृत्तांत एवं किस्से कहानियों के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य। ए है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसमें से आपको बताना है कि केवल ए है या ए बी सी है। तो उसमें से तीनों हैं, ए और बी और सी। इसकी व्याख्या, ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियात्मक रूप से शामिल होना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों जैसे कि जानवरों का अवलोकन, चित्र बनाना द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित करने के लिए उनको बाहरी परिवेश, बाग बगीचे, तालाब के किनारे, प्रकृति भ्रमण आदि के अनुभवों से जोड़ने की ज़रूरत है। पुस्तक में विविध प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो बच्चों को अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, प्रयोग, चित्र बनाना, बातचीत करना, अंतर ढूंढना आदि कौशल सीखने का मौका देंगे। पाठ्यपुस्तक में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उनमें क्रियात्मक कौशल का विकास भी होगा। बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, रचना करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें पर्यावरण अध्ययन में उसका अनुसरण होता है। तो आपको मैं बता दूं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन ए है अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, वैश्विक से स्थानीय और अमूर्त से मूर्त। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा ज्ञात से अज्ञात। जब बच्चा किसी चीज़ को जानता है तो आप उसी से रिलेटेड, जब किसी चीज़ को अज्ञात चीज़ जो है उससे जब उसके ज्ञात चीज़ से रिलेट करके पढ़ाओगे तभी बच्चा जान पाएगा। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का अनुसरण करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ये विधि सबसे अधिक लोकप्रिय होती है। इस विधि में विद्यार्थियों को अधिगम कराने से पूर्व उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान जो शिक्षार्थी जानता है से पाठ का आरंभ करना चाहिए। पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर के शिक्षण सूत्र को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करने पर विद्यार्थियों की रुचि व तन्मयता
पाठ में बनी रहती है, जिससे वे अधिक सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। यानी कि समूह में करके क्यों बल दिया जाता है, ये आपको बताना है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो कहता है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। और बी है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और डी है कि समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा बी और सी। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है और समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते हैं। जब बच्चों की रचनात्मक प्रशंसा की जाती है तो वे बहुत खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। अतः इनकी प्रशंसा की जाए, उनकी रचनात्मकता को अनावश्यक रूप से नकारा न जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? यानी कि बच्चे पर्यावरण को किससे आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र और कक्षा। तो यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं तो वो अपनी फैमिली से सीखते हैं, फैमिली मेम्बर्स, और ये जो समुदाय के सदस्य हैं और समाचार, ये तीनों ही इसमें सही होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए ए नंबर होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। व्याख्या है, पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं अन्य पुस्तकें इत्यादि हैं। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्यपुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। बहुत समय पहले की जानकारी या इतिहास की झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही उनका योगदान भी बढ़ेगा। शिक्षक को भी बच्चों के परिवारों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। बी है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। यहाँ पे इसकी व्याख्या है, उपयुक्त प्रश्नानुसार क्रियाकलाप के द्वारा शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने, अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करके अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे क्रियाकलापों के द्वारा शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी सक्रिय होकर स्वयं अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं और अधिगम स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक जो आकलन है वो नहीं है। ऑप्शन ए है वर्णन अभिलेख, बी है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, और सी है पोर्टफोलियो, और डी है क्रम निर्धारण मापनी। इसमें आपका बी हो जाएगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। पर्यावरण अध्ययन में वार्षिक उपलब्धि परीक्षण सीखने का रचनात्मक आकलन नहीं है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण स्कूल से विषय संबंधी अर्जित ज्ञान का परीक्षण है। इस परीक्षण से शिक्षक यह ज्ञात कर सकता है कि एक वर्ष में विद्यार्थी ने अपनी उन्नति की है, विद्यार्थी ने किस सीमा तक विषय संबंधी ज्ञान को प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? यानी निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? आकलन के संकेतों का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। इसका ऑप्शन होगा सी, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में आकलन करते समय बच्चे के उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनके उत्तरों में आई त्रुटियां या कमियों को पहचान कर उनको उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से दूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? ए है बसंत गौरी, और बी है मैना, सी है उल्लू, या कौवा। अब इनमें से आपको बताना है कौन सी। जिसका आंसर जो होगा मैना होगा। आप जानते हैं कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? अब इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन 3 में से कौन एक भिन्न है। घड़ियाल, कछुआ, मछली और कौवा। तो यहाँ पे कौवा भिन्न है। कौवा अन्य जंतुओं से भिन्न है। कौवा आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी है, जबकि कछुआ, घड़ियाल, बतख, मछली जलीय जीव हैं जो पानी में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे एक कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पे आपको राज्य और उसके पसंदीदा जो भोजन है वो दिए हुए हैं, इसका मिलान करना है। आपको बताना है कि हांगकांग में क्या खाया जाता है या वहाँ पे क्या फेमस है। तो हांगकांग में ये आपका पकाया हुआ सांप, और केरल में जो है वह किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, और कश्मीर में सरसों के तेल से पकी मछली, और गोवा में क्या फेमस है? नारियल के तेल में बनी समुंदर मछली। आपका ये हो जाएगा डी। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है हांगकांग, पकाया हुआ सांप, केरल किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका वहाँ पे फेमस है, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली फेमस है, और गोवा में नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली। क्वेश्चन नंबर 12, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन सा सही है, यानी कि ये सही है कि ऐसे होता है वहाँ पे। और ये जो बी है इसमें है मनाली,
हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। और यहाँ पे सी है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सी सही है और आपका ये ए सही है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और सी। राजस्थान में गांव के जो लोग होते हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, जिनकी छतें कटीली होती हैं, झाड़ियों की होती हैं। और ये जो आपका सी है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। ये देखो यहाँ पे इसका जो दिया हुआ है पूरी व्याख्या। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान में गाँवों के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी गोबर से लीपकर पोतकर सुंदर बनाया जाता है। इससे कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं। जम्मू कश्मीर के लेह में पत्थरों को काटकर 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। ऊपर की मंजिल में खुद परिवार रहते हैं, जबकि नीचे के मंजिल में पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। असम में बहुत बारिश होती है। यहाँ पर घर 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खाता है। तो ये गलत है, यहाँ पे 200 किलोग्राम नहीं 100 किलोग्राम पत्तियां खाता है। और यहाँ पे इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये सही है। और डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही सभी फैसले करती है। ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, डी और ए और सी है, बी गलत है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है और सभी फैसले लेती है। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? शकरकंदी, मूली, हल्दी। और बी है, गाजर, चुकंदर, मूली, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, गाजर, चुकंदर, मूली। मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, शलजम आदि मूसलों से जड़ें हैं, जबकि हल्दी, आलू, अदरक जमीकंद तनों का रूपांतर रूप है। क्वेश्चन नंबर 15, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। आपको बताना, राजस्थान के रेगिस्तानों में या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में या अबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही यूज़फुल है। आप इनको पढ़िए और ये डिफिनीसन जो दी हुई है तो इसको भी आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। आज के लिए इतना ही, और कल फिर आपको 15 क्वेश्चन इसी से इसका पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।